गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज से 2 दिन पहले अपने इतिहास का तीसरा प्री बोर्ड पेपर जो पाठ संख्या 11 से लेकर 15 तक आयोजित हुआ था, इस प्री बोर्ड पेपर का आज मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन कराने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूँ भैया। अपने इतिहास के टोटल 4 प्री बोर्ड पेपर होंगे, जिनमें से 3 हो चुके हैं। एक प्री बोर्ड पेपर जो होगा वो अब पूरे सिलेबस का होगा। ठीक है, प्लस हर चैप्टर के मैंने आपको क्या बताए हैं, मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं। 4 प्री बोर्ड प्लस ये हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों चीज़ों को याद कर लेते हो तो मैं आपको दावे के साथ में ये कह सकता हूँ कि आपके कम से कम बता रहा हूँ भैया, 80% नंबर आपके कोई रोकने वाला नहीं है। कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है ये 85 भी हो जाए, 90 भी हो जाए, 95 भी हो जाए, 99 भी हो जाए। बाकी 80% जो है, यहाँ तक आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने चारों प्री बोर्ड पेपर प्लस मोस्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए जो इस साल मैंने आपको करवाए हैं। अब इस पेपर का सॉल्यूशन कराने से पहले उन बच्चों के नाम में आपको टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन रहे हैं उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे जो रहा है उसका नाम है नारायण लाल प्रजापति। सेकंड है भैया मानाराम, फिर है सुमन दूधवाल, फिर है गोलू गुज्जर, फिर वर्तिका, फिर विकास शर्मा, फिर खिवाराम साहू, फिर सलमा जोधपुर, फिर अंकित, फिर विद्या चूरू। ये ऐसे स्टूडेंट है भैया जिन्होंने सबसे बेस्ट कार्य किया है। मतलब मेरे पास में जितनी भी कॉपियाँ आई है उन कॉपियों में जो टॉप 10 स्टूडेंट है उनके लिए है लिस्ट आपको मैंने बताई है, और बाकी स्टूडेंट की जो कॉपियाँ आई है उनकी क्या गलती है, कितने क्वेश्चन गलत है, किस प्रकार की कमियां रखी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब मोटा मोटा अपने इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने एबीसीडी टाइप है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा है भैया रंगबाग या प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? वाजिद अली शाह। तीसरा है सर्वे ऑफ इंडिया भैया 1878। चौथा है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है भैया? फोर्ट विलियम है अपने कलकत्ता में। पांचवा है औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज शहर किसे कहा जाता था? बम्बई को। छठवा है दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। देखो ये कथन ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यह कथन तो है चंद्रन देवने सेन का। और अगर आ जाए कि महात्मा की उपाधि किसने दी, वो दी थी भैया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भैया 7वां है अपने 1930 में। होलोकास्ट का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, होलोकास्ट क्या है? बंटवारा। नेक्स्ट है भैया पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, ये सॉरी ये हो गए अपने, वापस आ गए क्या? हाँ, होलोकास्ट के बाद में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 300 थे भैया। बड़ा अच्छा कथन है, देखो अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। यह कथन किसका है भैया? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ध्यान रखना, कई बच्चों ने महात्मा गांधी कर रखा है, महात्मा गांधी नहीं है। अंतिम है संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है भैया भारत के सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव। सेकंड है भैया लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 नामक संस्मरण के लेखक कौन है? खुशदेव सिंह है भैया, खुशदेव सिंह। ठीक है, खुशदेव सिंह। अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है भैया? विलिंगटन का है, विलिंगटन। नेक्स्ट है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? 1872 में। 1872 में भैया लॉर्ड रिपन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। इनके काल में पहले जनगणना हुई थी लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। फिर 1881 से भारत में व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हुई। पांचवा कमेटी टिफिन बेचकर नगर नियोजन के लिए धन टिकट बेचकर नगर नियोजन के लिए धन इकट्ठा करती थी। लॉटरी कमेटी भी है कलकत्ता वाली। अंतिम है आरा या बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया? कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उत्तर जो है वो एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 अंक के आएंगे। पहला क्वेश्चन है भैया, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को गद्दी से कब और क्यों हटाया था? भैया अवध के नवाब को 1856 में हटाया था कुशासन का आरोप लगाकर कि आप अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहे हो, कुशासन का आरोप लगाकर हटाया था। सहायक संधि प्रथा कब व किसने प्रारंभ की थी? भैया 1798 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो था उसने प्रारंभ की थी। औपनिवेशिक काल के किन्हीं 3 शहरों के नाम बताइए। मद्रास है, कलकत्ता है, बम्बई है। सिविल लाइन्स क्या थे भैया? सिविल लाइन्स वो शहरी क्षेत्र थे जहाँ पे गोरे लोग रहते थे या अंग्रेज जहाँ पर रहते थे। अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए जो नवीन बस्तियाँ बसाई थी उनको क्या बोलते हैं? सिविल लाइन्स। कलकत्ता शहर की नींव किन गाँवों को मिलाकर रखी गई थी? भैया 3 गाँव थे, एक तो गोविंदपुरा, दूसरा सुत्तीनाता और दूसरा कलकत्ता। गोविंदपुरा, सुत्तीनाता और कलकत्ता। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। चोरा चोरी की घटना कब व कहाँ हुई? भैया फरवरी 1922 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर फरवरी 1922 में। अगर डेट याद रखना चाहो तो 6 फरवरी 1922। कई किताबों में 5 फरवरी दिया हुआ, भैया 5 फरवरी नहीं है, 6 फरवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी का दांडी मार्च कब और कब प्रारंभ हुआ? देखो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था भैया? मार्च 1930 में, 12 मार्च, सॉरी हाँ 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को, मतलब 24 दिन की यात्रा थी। 78 शिष्यों के साथ में प्रारंभ की थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? देखो सांप्रदायिक दंगों के लिए आपके मार्शल लॉ, मारामारी, रोला, हुल्लड़ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी भैया 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है, संविधान सभा में त्रिगुट कौन थे? त्रिगुट में भैया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है भैया, लखनऊ समझौते के बारे में आप क्या जानते हो? देखो लखनऊ समझौता है वो दिसंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य यह समझौता हुआ था जो दोनों दलों के मध्य आपसी तालमेल के लिए किया गया था। मतलब लखनऊ समझौते से पहले ये दोनों दल थे ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग थे। इनको एक करने के लिए 1916 में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत कांग्रेस जो थी उसने फर्तक निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया था। इस समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गीय उग्रपंथी है एवं मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। इस प्रकार से अपने को करना है। नेक्स्ट है भैया, यूनियनिस्ट पार्टी क्या थी? इसके प्रमुख नेता कौन थे? यूनियनिस्ट पार्टी देखो अपने पंजाब जो है, इस पंजाब में भैया हिंदू है, मुस्लिम है, सिख वगैरह है, इनके हितों का प्रतिनिधित्व जो पार्टी करती थी वही पार्टी थी कौन सी? यूनियनिस्ट पार्टी। और इसके प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेताओं में आपके भैया जैसे सिकंदर हयात खान। कौन थे प्रमुख नेता? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात, ठीक है, हयात खान। नेक्स्ट है भैया आपके क्वेश्चन नंबर 6, विभाजन के लिए भारत को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? नाम लिखिए। विभाजन के लिए भैया भारत को 3 भागों में बांटा गया था। समूह क, समूह ख, समूह ग। क में तो आ गए हिंदू क्षेत्र, ख में आ गया आपके पश्चिमी भाग का जो मुस्लिम क्षेत्र है वह, और ग में आपके असम सहित जो पूर्वोत्तर का मुस्लिम क्षेत्र है वह। ये सब आपको लिखाए हुए मेरे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7वां है, आपकी नज़र में भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी मुख्य तत्व कौन कौन से थे? मतलब भारत का विभाजन क्यों हुआ था? देखो सबसे मेन कारण जो था वो तो था अपने भारत विभाजन का एक प्रकार से अंग्रेज़ों की नीति, अंग्रेज़ों की जो चाल थी ना, फूट डालो और राज करो की नीति। इसके अलावा यह द्विराष्ट्र सिद्धांत था, ठीक है। इसके अलावा आपके मुस्लिम लीग जो है उसकी स्वार्थी नीतियाँ थी, कांग्रेस की समझौतावादी सोच या नीतियाँ थी। इसके अलावा यह कांग्रेस पार्टी के जो सत्तापरक नेता थे, जो पार्टी में सत्ता के पक्ष में जो नेता थे, उनकी सोच थी। ऐसे कई कारण थे। अपने आपसी तनाव था,
आपसी एक प्रकार से ईर्ष्या का जो माहौल था वह था। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 1946 में हुए प्रांतीय चुनाव के कोई दो परिणाम बताइए। भैया 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे इनका क्या रिजल्ट निकला था। देखो भैया, इन प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी जो थी उस कांग्रेस पार्टी ने 91.3% गैर मुस्लिम वोट हासिल किए, ठीक है, और एक तरफा जीत प्राप्त की थी। जबकि मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत में मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी 30 सीटें जो थी वो सीटें प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। 9वां क्वेश्चन है भैया अपने, भारत का विभाजन कब हुआ, कोई दो नेताओं के नाम। ईश्वरी ये कट रहा है यहाँ पे, इसमें देख लेते हैं। हाँ, भारत का विभाजन कब हुआ, कोई दो नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने भारत विभाजन का अंत तक विरोध किया। मतलब भारत का विभाजन सबको पता है भैया कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कोई दो नेता जिन्होंने अंत तक विरोध किया था, एक तो महात्मा गांधी थे, एक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है भैया आपके, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, ठीक है, इसके प्रमुख सुझाव दीजिए। जो कैबिनेट मिशन था भैया वह भारत में किस लिए आया था, उसके 2 सुझाव दीजिए। मतलब उसके क्या प्रावधान थे भैया, उसने कौन कौन सी बातें कही थी। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, अपने मार्च 1946 में आया था। 3 सदस्य थे इसमें, वो आपको सबको पता है, ठीक है। इसने क्या प्रस्ताव दिया था, इसने कहा था कि भैया भारत जो होगा वो एक त्रिस्तरीय महासंघ होगा जिसमें भारत एकीकृत रहेगा, लेकिन इसकी केंद्रीय सरकार जो है वो बहुत ही कमज़ोर रहेगी, जिसके पास में ओनली रक्षा है, विदेश है, संचार विभाग है, इस प्रकार के विषय रहेंगे। ये बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा इसने ये कहा था कि जो संविधान सभा का जो चुनाव है वो चुनाव कराने के लिए प्रांतीय समाजों को 3 भागों में बांटा गया था। इसके अंतर्गत अभी जो मैंने आपको बताए हैं, हिंदू बहुल प्रांत है क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांत ख, और असम सहित पूर्वोत्तर के जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे वो गए, 3 भागों में बांट दिया था। इसके अलावा यह प्रांतों के जो खंड या समूह थे उनको आपस में मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाएगा, इस प्रकार की बात कही थी। माध्यमिक स्तर की जो विधायी एवं कार्यकारी शक्तियां हैं वो किसके पास रहेगी, ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी। इस प्रकार के 5-7 प्रावधान जो थे वो किसके थे, कैबिनेट मिशन के थे, जो मार्च 1946 में भारत में आया था। देखो भैया, जैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं जैसे आपको आंसर बता रहा हूँ वो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप पासबुक से याद कर रहे हो सकता है आप किताब से याद कर रहे हो सकता है आपको आपके टीचर ने नोट्स लिखाए हो वहाँ से आप याद कर रहे हो, कैसे भी याद कर लो। अपना मकसद क्या है, मेन टारगेट ये है आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, समझ लो। जरूरी नहीं कि जो मेरी लैंग्वेज है, भाई मेरी लैंग्वेज तो वही है जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, जो मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, मेरे को तो जो रटा हुआ है जिस प्रकार से मेरे को आ रहा है उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आपको जो है वो अपने स्तर पे याद करने हैं। जो मैंने नोट्स लिखा है वहाँ से याद कर लो, अगर आप पासबुक से याद कर रहे हो पासबुक से कर लो, आप डेस्क वर्क से कर रहे हो डेस्क वर्क से कर लो, आप कॉपी से कर रहे हो कॉपी से कर लो, आप बुक से कर रहे हो बुक से याद कर लो, कहीं से भी कर लो, कैसे भी कर लो, आपको इनका आंसर जरूर से आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भैया। 11वां क्वेश्चन है, आप भारत विभाजन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार किसे मानते हैं। भैया भारत का विभाजन हुआ था, इसके लिए सबसे जिम्मेदार किसको माना था। देखो सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे जिम्मेदार थी कांग्रेस पार्टी के जो भारतीय नेता थे वो, और मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेज, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये थे। अपने कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेज, ये सबसे ज़्यादा क्या थे, जिम्मेदार थे। क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे उन्होंने कोई विशेष ध्यान दिया नहीं रोकने के लिए, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और जिन्ना जो थे उन्होंने एक प्रकार से स्वार्थ की नीति, हठ धर्मिता पकड़ ली थी, एक प्रकार से जिद्दी हो गए थे कि अब तो भारत का क्या होगा, विभाजन ही होगा। तो अपनी राय में ये 3 व्यक्ति जिम्मेदार थे मुख्य रूप से। 12वां है भैया, क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताओ क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था क्या। सीधी सी बात है, हाँ साहब, भारत का विभाजन रोका जा सकता था यदि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपने स्वार्थ को छोड़ देते, अपनी जिद को छोड़कर
एक प्रकार से अच्छी सोच रखते तो शायद भारत का विभाजन जो था वो रोका जा सकता था। अगर हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में तनाव द्वंद्व गणना नहीं करते, आपस में एक प्रकार से संघर्ष नहीं करते, आपस में मिलजुल कर रहते, आपस में सहयोग समन्वय के साथ रहते, प्रेम के साथ मिलकर रहते, तो भारत के विभाजन को रोका जा सकता था। नेक्स्ट है भैया 13वां क्वेश्चन आपके औरतों की बरामदगी पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। औरतों की, ये मेरा आपको लिखाया हुआ भैया, लगभग मैंने आपको बताया था कि 30,000 के आसपास औरतों को बरामद किया था, जिसमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से था, 8,000 हिंदू जो औरतें थी उनको सिंध पंजाबी इन क्षेत्रों से पाकिस्तान से निकाला गया था। और ये औरतों को बरामद करने का अभियान जो था वो लगभग 1954 ईस्वी तक चला था। ये औरतें कब बरामद की गई थी भैया? जब अपने भारत का विभाजन हुआ था, उस समय इस प्रकार का माहौल हो गया था, औरतों को अपहरण कर लिया गया था, उनके साथ में रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई थी, ज़बरदस्ती उनके साथ में विवाह किया था, उनको खरीदा और बेचा गया था। ये सारा मेरा आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? देखो भैया, सांप्रदायिकता क्या होती है भैया? संप्रदाय के आधार पर जब दो समुदायों के मध्य आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है ना, जैसे मान लो एक संप्रदाय हिंदू हो गया, एक संप्रदाय मुस्लिम हो गया, अगर हिंदू और मुस्लिम के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया, वही क्या है? सांप्रदायिकता है, ठीक है। अब अगर कई बच्चे क्या कहते हैं, गुरु जी किताब में देड़ों को नहीं, तो देखो किताब की लैंग्वेज होती है वो याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, अपने हिसाब से याद करो। किताब में तो आपको लिखा होगा कि सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के मध्य विरोध एवं झगड़े उत्पन्न करती है, ठीक है। अब बात यही है, वो भी बात यही है, ये भी बात यही है। यहाँ पे मैंने आपको सीधा शॉर्टकट बता दिया कि जब दो संप्रदायों के मध्य आपस में तनाव या लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। हिंदू और मुसलमान लड़ गए, ये क्या हो गया? सांप्रदायिकता, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के विचार का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या तर्क दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना के, देखो महात्मा गांधी ने कहा था कि विभाजन से किसी को कोई लाभ नहीं होगा, ये बात कही थी। विभाजन से न केवल भारत खंडित होगा बल्कि भारत सदियों से भारत में आ रहे हिंदू और मुसलमानों की एकता भी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। हिंदू मुसलमान एक अलग अलग हो जाएंगे। भारत के विभाजन से अंग्रेज अपने प्रयासों में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने इस प्रकार की बातें कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि इससे हमारे सामने अत्यधिक कष्ट आएंगे, मुसीबत आएंगी, जिनको हमें लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत विभाजन जो है वो किसी के हित में नहीं है, न तो हिंदुओं के हित के लिए अच्छा है और न मुसलमानों के लिए हित के लिए अच्छा है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे साहब, उन्होंने तो एक प्रकार से जिद पकड़ रखी थी और भारत का विभाजन ने अंत में करवाया। आपने देखो पॉलिटिकल साइंस में आया था ना एक कि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, महात्मा गांधी वाला डायलॉग याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मौखिक इतिहास के कोई 4 प्रमुख लाभ बताइए। मौखिक इतिहास के 4 लाभ क्या है भैया? देखो सीधी सी बात है, इससे लोगों के अनुभव व्यक्तिगत रूप से बताता है, ठीक है। व्यक्ति की भावनाओं तथा संवेदनाओं को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा इससे इतिहास निर्माण में सुगमता प्राप्त होती है। इससे इतिहासकारों को बहुरंगीता, एक प्रकार से सजीव वातावरण में लिखने में अधिक सहायता मिलती है। इस प्रकार के कोई भी आप 4 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया खंड स है भैया अपने पहला 17वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदेश का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? देखो 1857 की जो क्रांति थी भैया, 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह का क्या हुआ था? प्रचार प्रसार हुआ था, लोगों के पास संदेश भेजा गया था। अब वो प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ था? देखो प्रचार प्रसार किसने किया था साहब? सीधी सी बात है, प्रचार प्रसार किया था महिलाओं और पुरुषों ने, ठीक है। इसके अलावा कुछ धार्मिक लोग जो थे उनके द्वारा क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया था। दूसरी बात, लखनऊ में अवध पर नियंत्रण के पश्चात जब अवध के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था, उसके पश्चात अनेक धार्मिक नेता और जो पैगंबर थे, अपने आप को पैगंबर मानते थे, उन्होंने भी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रचार प्रसार किया, ठीक है। इसके अलावा एक अफवाह फैली थी कि मेरठ जो है वहाँ हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया है जिसे सिपाही बार बार मिलने जाते हैं। कई स्थानों पर अनेक स्थानीय नेताओं ने, किसानों ने, जमींदारों ने, आदिवासियों ने विद्रोह के लिए तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश का जो बड़ौद परगना था कि गाँवों को शासमल ने संगठित किया। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है भैया, जहाँ पे सिंहभूम जो स्थान था, में एक आदिवासी काश्तकार था गोनू ने प्रदेश को कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये सॉरी
18वां क्वेश्चन है सहायक संधि क्या थी, इसके प्रमुख बिंदु या शर्तें बताइए। देखो सहायक संधि फर्ता क्या थी, इसके प्रमुख बिंदु पूछ ले, प्रावधान पूछ ले, शर्तें पूछ ले, विशेषताएं पूछ ले, एक ही बात है। देखो क्या थी सहायक संधि फर्ता भैया किसने प्रारंभ की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी और 1798 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ठीक है, इसमें क्या होता था देशी राज्यों को जो होते थे उनको एक प्रकार से हड़पने की नीति थी। इसके तहत ये निर्धारित किया गया कि जो राज्य संधि करेगा, ठीक है, उस राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिडेंट जो है वो अपने यहाँ पर रखना होगा। सैनिक रेजिमेंट का जो व्यय होगा वो सहायक संधि करने वाला राज्य वहन करेगा। संधि करने वाला राज्य न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग ले सकेगा। जो राज्य संधि करेगा या संधि करने वाले राज्य की बाहरी तथा आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो किसने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली। इस प्रकार की 4-5 क्या थी इसकी प्रमुख शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। औपनिवेशिक शहरों में अगर मुख्य बात औपनिवेशिक का मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ पर औपनिवेशिक का मतलब हो गया जब अंग्रेज भारत में आए थे। ठीक है, यहाँ पे औपनिवेशिक शहरों में अपने मुख्य रूप से कलकत्ता, मुंबई है, आपके मद्रास वगैरह है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। देखो पहली बात तो अपने औपनिवेशिक शहरों के और अधिक विकास में क्या क्या था, किस प्रकार की योजनाएं अपनाई जाए, इसके लिए ये आंकड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। स्वास्थ्य किस प्रकार का है शहरों का, व्हाइट टाउन तथा ब्लैक टाउन उस समय नस्लीय भेदभाव के प्रतीक थे, यहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है यह ज्ञात करने के लिए, जनसंख्या में क्यों तथा किस गति से वृद्धि हो रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, कौन सी जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सी कम हो रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा यह कानून व्यवस्था किस प्रकार से बनाए रखे, कानून व्यवस्था को किस प्रकार से अधिक मजबूत बनाया जाए इसकी जानकारी रखने के लिए। यदि शहरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, इनकी जानकारी प्राप्त रखने के लिए। मेरे आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखाए हुए होंगे। ठीक है, कोई भी 4-5 पॉइंट आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भैया। 20वां क्वेश्चन है भैया अंग्रेजों ने भारत में हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की, प्रमुख कारण बताइए भैया। अंग्रेज भारत में आए थे, भारत में आने के बाद में अंग्रेजों ने हिल स्टेशन बनाए थे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की थी। देखो ये क्वेश्चन जो है भैया ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की, या हिल स्टेशन अंग्रेजों के लिए किस प्रकार से उपयोगी थे। ठीक है, कैसे भी पूछ लो। और पहला हिल स्टेशन आपको पता ही है शिमला में बनाया था। हिल स्टेशनों की देखो यहाँ की जो हिल स्टेशन का मतलब पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, पहला अपने शायद शिमला में बनाया था और जो गोरखा युद्ध हुआ था उस समय की बात है ये। देखो हिल स्टेशन इसलिए बनाया गया था भैया, पहली बात तो यहाँ की जलवायु जो होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी साहब, क्योंकि पहाड़ों की जो जलवायु होती है वो मधुर है, ठंडी जलवायु होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, इसको हिल स्टेशनों को वो एक सैनिटोरियम के रूप में विकसित करना चाहते थे जहाँ सैनिक जो है वो विश्राम कर सके, जहाँ पे सैनिकों का इलाज किया जा सके। और हिल स्टेशन की जो जलवायु होती है भैया वो यूरोपीय क्षेत्रों की जलवायु से मिलती जुलती होती है, ना तो गर्मी ना सर्दी। ठीक है, इसके अलावा भैया यहाँ पर प्रधान सेनापति जो होता था उसका आवास बनाया जाता था। प्रधान सेनापति का मतलब कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसके अलावा भैया यह अंग्रेजों व यूरोपियों के लिए एक आदर्श स्थल माना गया है। इसके अलावा यहाँ पे भैया आसानी से आप घूम फिर सकते हो, पर्वतीय एक प्रकार से आपकी पर्यटन स्थल के रूप में एक प्रकार से अच्छा होता है। ठीक है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण साबित हो रहा था क्योंकि यहाँ पे चाय है, कॉफ़ी के बागान हैं, इनकी स्थापना की जा सकती थी। इस प्रकार के 8-10 पॉइंट है, कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे भैया बड़े क्वेश्चन देखो। 21वां क्वेश्चन है भैया असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कर लिया कारण। अगर मैं कारण नहीं लिखूँ तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं चलता है कि गुरुजी इस प्रश्न में करनू के है। तो ध्यान रखना अगर इस प्रकार का कभी प्रश्न आ जाए, कभी इस प्रकार आप कंफ्यूज हो, तो जब बोर्ड एग्जाम हो उस समय आपकी जो क्लास में जो टीचर हो उसको इतना पूछ लिया करो कि सर मेरे को आंसर मत बताओ, मेरे को इतना बता दो कि इसमें पूछा क्या है अगले ने। तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा टीचर होगा तो बता देगा, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आंसर तो अपने पूछ ही नहीं रहे ना, अपने क्या पूछ रहे हैं उसको यही पूछ रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में अगले ने पूछा क्या है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को जैसे मैं आपको घुमा के बताऊँ,
अब सीधा तो क्या हो गया, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे भी कई कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अगर इसको सीधा दे दे कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे तो सब कर देंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया आपको, जैसे मान लो असहयोग आंदोलन में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, व्याख्या कीजिए। ये लो साहब, आपके समझ में नहीं आया। या पूछ ले असहयोग आंदोलन ने एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया जो औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल भी अभूतपूर्व थी, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब 90% बच्चे तो यही नहीं समझ पाएंगे, गुरुजी पूछो कि है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, मैं अभी वापस करूँ भैया, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये मान के चल लो, पिछले 2 साल से यही हो रहा है, ठीक है। बस लैंग्वेज घुमा देंगे, फिर आप ये कहोगे अल्लो गुरुजी ओ तो मानते बताएगा नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछिए, कारण पूछिए। देखो कारण में पॉइंट बता दूं मैं आपको, मोटा मोटा मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है। जैसे रोलेक्ट एक्ट है, उसका विरोध करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरोध करने के लिए, खिलाफत आंदोलन का सहयोग प्राप्त करने के लिए, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए, ठीक है, स्वदेशी का प्रयोग करने के लिए, श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध दिखाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार के 8-10 पॉइंट है, कोई भी करना है। नेक्स्ट है भैया रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, नमक यात्रा। इन तीनों में से कोई भी आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है, कर दो कि मेरे ख्याल से रोलेक्ट एक्ट कोई दिक्कत नहीं है। 1919 में आया था, जिसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, उस व्यक्ति के खिलाफ ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील होता था, ठीक है। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन आपको जानते हो, मोहम्मद अली शौकत अली वाला है, 1917 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। नमक यात्रा गांधी जी वाली है, जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। इसके अलावा 22वां क्वेश्चन भैया, भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण बताते हुए प्रमुख कार्यक्रम व गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने मेरे पास में पढ़ा है उनको अच्छी तरह से मेरा नोट्स लिखाया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप कहीं से भी मेरे ख्याल से कर सकते हो, कोई विशेष आपके समस्या आने नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। भाई भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया अंतिम आंदोलन था, आपको सबको पता है, ठीक है। 1942 ईस्वी में, हाँ 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, कारण सारे आ जाएंगे आपके पीछे वाले, जैसे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां है, क्रिप्स मिशन की असफलता है, ये सारे कारण आ जाएंगे, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार से आपको करना है। अंतिम क्वेश्चन है भैया ईश्वरी, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। भारत के मानचित्र में भैया लखनऊ है, चौरा चौरी, कलकत्ता, चंपारण आपके बिहार में भैया। 1917 में महात्मा गांधी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। देखो कई किताबों में 1916 लिखा हुआ है भैया, 1916 नहीं है, ध्यान रखना, 1917 है ये। 1917 में चंपारण में किया गया। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, चौरा चौरी यूपी में है, लखनऊ भी यूपी में है। तो ये था भैया अपने प्री बोर्ड 3rd का सॉल्यूशन। जल्द ही आपका फाइनल प्री बोर्ड जो है, चौथा प्री बोर्ड, वो 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। वो अंतिम प्री बोर्ड पेपर होगा। ओके भैया, बेस्ट ऑफ लक।